हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे एमिजर की। एमिजर का 5 यूजेस होता है। एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने वाला हूं। तो एक एक जो टेक्निक है, एक एक जो यूज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भी यूज को स्किप मत कीजिएगा। एंड ये बोलने के लिए एंड इंग्लिश को समझने के लिए इसका जो यूज है, हर यूज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल समझ लेते हैं। यानी सब्जेक्ट की नंबर एंड पर्सन के हिसाब से एम होगा, इज होगा या आर होगा। तो आई के साथ एम होता है। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लाइक वी एंड यू, इसके साथ आर होता है। एंड कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ इज यूज होता है। ठीक है। अब देखते हैं कब यूज वन को यूज किया जाता है, व्हेन टू यूज। तो पहला यूज है इसका कोई भी अस्तित्व या स्थिति का वर्णन करने के लिए। मतलब किसी का स्थिति या तो किसी का लोकेशन बताने के लिए ये इज एम आर का इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुक का लोकेशन बताना है। बुक टेबल टेबल के ऊपर है, ये लोकेशन मुझे बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा? बुक को सब्जेक्ट रखूंगा एंड यहाँ पे बुक सिंगुलर है तो इज यूज करूंगा एंड इसका लोकेशन बता दूंगा टेबल के ऊपर। द बुक इज ऑन द टेबल। पहला सेंटेंस देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है कि आई का लोकेशन बताना है। आई कहाँ पे है, यानी मैं कहाँ पे हूं। आई एम एट होम। तो ये आई का लोकेशन बता रहे हैं, है ना। दूसरा यूज देख लीजिए। यानी यूज नंबर वन में दूसरा यूज देख लीजिए, एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर्स। तो एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर्स ये बताने के लिए हम, यानी किसी का विशेषता, किसी का परिचय बताने के लिए हम यूज करते हैं इज एम आर वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज माई सिस्टर, इसका मतलब क्या है? उसका विशेषता क्या है, उसका परिचय क्या है? वो मेरी बहन है। शी इज माई सिस्टर। ही इज अ डॉक्टर, उसके विशेषता परिचय क्या है? वो एक डॉक्टर है। यानी किसी का प्रोफेशन भी बताते हैं तो वहां पे इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। एंड ही इज क्लेवर, वो बुद्धिमान है, वो होशियार है। तो वो होशियार है, ही इज क्लेवर, ये बताने के लिए मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं, वो कैसा है? क्लेवर है। ठीक है। अब इमोशंस बताने के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमोशन लिखा हुआ है मैंने, एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड स्टेट, ये बताने के लिए आप इज एम आर का इस्तेमाल करते हो। यानी किसी का अनुभूति या अवस्था बताने, व्यक्त करने के लिए इज एम आर का इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, द केक इज डिलीशियस। दूसरा सेंटेंस, केक इज डिलीशियस मतलब केक बहुत स्वादिष्ट है। नाउ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉजिटिव। देखो सेंटेंस तो 5 तरह की होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉजिटिव के। पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूँ। द कार इज इन द गराज, तो गाड़ी गराज में है। आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, मैं यात्रा को लेके उत्साहित हूँ। द कॉफी इज हॉट, कॉफी गर्म है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ही इज ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, वो एक बहुत ही प्रभावशाली या प्रतिभाशाली, सॉरी प्रतिभाशाली और टैलेंटेड म्यूजिशियन है। इट्स ए ब्यूटीफुल डे, ये एक सुंदर दिन है। एंड द केक इज डिलीशियस, केक बहुत स्वादिष्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं एंड इस तरह का सेंटेंस में इज एम आर का इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाता हूं। देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के साथ नॉट लगा दो, हो गया मेरा नेगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूं। राइट। ही इज नॉट टायर्ड, वो टायर्ड नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर का जो यूज होता है वो सामने हो जाता है। इज एम आर का यूज सामने हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ब को सामने लाया जाता है। तो इज एम आर को सामने रख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब अदर्स पार्ट, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है सेंटेंस की बाकी पार्ट। तो इज शी हंग्री, क्या वो भूखी है, क्या वो भूखी है। आर दे इंटरेस्टेड, क्या वो इंटरेस्टेड है, क्या वे लोग इंटरेस्टेड हैं। आर यू श्योर, क्या आप निश्चित हो, क्या आप निश्चित हो। तो इज द कैट आउटसाइड, क्या बिल्ली बाहर है। इज ही हैप्पी, क्या वो खुश है। आर वी रेडी, क्या
तुम रेडी, क्या हम लोग रेडी हैं, क्या हम तैयार हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इस तरह के सेंटेंस में इज एम आर का यूज करते हैं। आप देख लेते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोले तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जो वर्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन में जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, मतलब व्हेन, हाउ, वेयर, इस तरह की जो वर्ड होते हैं वो सामने आ जाता है। ठीक है, एक होता है यस नो क्वेश्चंस, राइट, जो मैंने पहले आपको बताया, वो एक क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव होता है लेकिन डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब इसका आंसर यस नो पे आप दे नहीं सकते। पहले वाला जो मैंने डिस्कस किया, इसका आंसर आप यस नो पे दे सकते हो। ये यस नो क्वेश्चंस है। जैसे इज ही हैप्पी, क्या वो खुश है, तो उसका आंसर यस एंड नो में दिया जा सकता है, यस और नो, राइट। बट यहाँ पे जो है कि आप इसका आंसर यस नो पे नहीं दे सकते हो, मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन का आंसर यस नो पे नहीं दे सकते हो। तो व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो आपको पूरा इसका आंसर देना पड़ेगा, माई फेवरेट बुक इज दिस, इस तरह से बोलना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आपकी प्रिय बुक क्या है, आपकी फेवरेट बुक क्या है। तो यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह जो इज एम आर होते हैं वो सामने आ जाता है, सब्जेक्ट ही सामने आ जाता है, एंड उससे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन को लाया जाता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, डब्ल्यू एच वर्ड, इज एम आर, यानी तो एम का यूज तो यहाँ पे होता नहीं है, जस्ट इज एंड आर का यूज होता है, एन ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ठीक है, सो नाउ वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। हु इज दिस, हु इज दिस इसका मतलब ये कौन है। हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है। विच इज योर बुक, आपका बुक कौन सा है, या कौन सा आपका किताब है। तो इस तरह से जो है आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई मीन डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो बनाते हैं। अब मैं आता हूँ और एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस होता है, वो नेगेटिव भी होता है एंड इंट्रोगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड इंट्रोगेटिव भी होता है। सो जैसे, क्या तुम शिक्षक नहीं हो, क्या तुम शिक्षक नहीं हो, आर नॉट यू अ टीचर, राइट, क्या आप टीचर नहीं हो। तो देखो यहाँ पे ना भी है प्लस क्वेश्चंस भी है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ का नॉट का जो यूज है ना, ये यू के बाद भी किया जा सकता है, आर यू नॉट ए टीचर, तो आप ये भी बोल सकते आर एंट यू ए टीचर, और आर यू नॉट ए टीचर, ये दोनों भी आप बोल सकते हो, राइट। दूसरा सेंटेंस देख लो, इज दिस नॉट फ्रेश, क्या ये फ्रेश नहीं है, इज दिस नॉट फ्रेश, तो नॉट को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगाया, क्या ये फल ताजा नहीं है। तो हमने यूज नंबर वन देख लिया, जो पहला यूज है वो देख लिया। आप दूसरा यूज देखते हैं, दूसरा यूज बहुत इजी है, वो देयर इज एंड देयर आर से स्टार्ट होता है। सो देयर इज एंड देयर आर का स्ट्रक्चर्स कहाँ पे यूज किया जाता है, प्रेजेंट के लिए। देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट के लिए है, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट के लिए है, कोई भी पास्ट के लिए नहीं है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो नॉर्मली किसी का, देखो ये देयर इज एंड देयर आर का इस्तेमाल किया जाता है कि नॉर्मली किसी का एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंस बताना है, तो उसमें देयर इज एंड देयर आर का इस्तेमाल किया जाता है। द स्ट्रक्चर देयर इज एंड देयर आर इज यूज्ड in simple sentences to indicate the existence or presence in something, right. It is typically used in context where you are stating the presence of object, people, places or conditions, right. तो इस तरह से जो है there is and there are का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। सो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ, मतलब बुक्स की लोकेशन है भी बोल सकते हैं, या तो एग्जिस्टेंस प्रेजेंस कहाँ पे है, मेनली बुक्स की प्रेजेंस कहाँ पे है। सो देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ, राइट। तो शेल्फ पर किताबें हैं, और शेल्फ पर बुक्स हैं। सो देयर इज अ पार्क नियर बाय, तो पास में एक पार्क है, देयर इज अ पार्क, देयर इज अ पार्क नियर बाय, पास में एक पार्क है। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो कक्षा में छात्रा है और क्लासरूम में छात्रा है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम है और कंप्यूटर में एक समस्या है। ठीक है, सो देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, बागीचों में फूल है। देयर इज अ मूवी प्लेइंग एट द थिएटर, देयर इज अ मूवी प्लेइंग एट द थिएटर, इसका मतलब क्या है कि थिएटर में एक मूवी चल रहा है। ठीक है, इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं, बस नॉट लगा दो पहली सेंटेंस की तरह ही। देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, देर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, इसका मतलब टेबल के ऊपर कोई बुक नहीं है। देर इज नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो समस्या की कोई समाधान नहीं है। देर इज नॉट ए पार्क नियर बाई, तो आसपास कोई पार्क नहीं है। ठीक है, आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इज एन आर सामने आ जाता है, उसके बाद देयर एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज देयर ए कैट इन द गार्डन, क्या गार्डन में कैट है, क्या गार्डन में कैट है। ठीक है, आर देयर बुक्स ऑन द टेबल, क्या टेबल के ऊपर किताबें हैं। एंड इज देयर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है, क्या समस्या की कोई समाधान है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। अब मैं आता हूँ यूज नंबर 3 पे, यूज नंबर 3। एंड यहाँ पे मैंने आपको वो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं बताया है, आपको तो पता होगा, पहले सेंटेंस में दिखा दिया, तो वही सेम नियम यहाँ पे लागू कर देना। ठीक है, जस्ट मैं मेन मेन अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यूज नंबर 3, यूज नंबर 3 क्या है, दिस एंड दिस के साथ, दिस एंड दिस के साथ कैसे इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। एम तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, मानो यहाँ पे इज एंड आर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो दिस इज एंड दिस आर, मतलब दिस मतलब सिंगुलर होते हैं एंड दिस मतलब प्लूरल, दिस सिंगुलर एंड दिस प्लूरल। तो इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज मतलब दीज इसका जो इस्तेमाल होता है, एंड इसका और एक वर्जन होता है दैट एंड दोज। तो मैं उसकी यूज में नेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो दिस एंड दिस का जो इस्तेमाल होते हैं, दिस एंड दिस का ये कोई इंसान, एनिमल्स और चीजों की तरफ संकेत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब कहीं पे कुछ है, उसको जो संकेत, या तो उसको पॉइंट आउट करके दिखाने के लिए कि कहाँ पे क्या है, तो ये बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिस एंड दिस। तो ये पास में जो चीजें हैं ना, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूर में क्या, दूर की जो चीजें होते हैं उसको संकेत देने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, दूर के लिए मैं बाद में बता रहा हूं। तो पास में जो चीजें हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए दिस एंड दिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो दिस सिंगुलर एंड दिस हो गया प्लूरल। ठीक है, अब देख लेते हैं। दिस इज ए बुक, मतलब मानो कि मेरे पास एक किताब है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ए बुक, मतलब उसको पॉइंट आउट करके मैं बता रहा हूँ, अच्छा ये बुक है भाई, ये बुक है, ये एक किताब है। सो दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। सॉरी, वेरी तो नहीं है, तो बहुत बोलना नहीं चाहिए था। सो दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब ये एक सुंदर पेंटिंग है। दिस इज ए डिलीशियस केक, तो ये एक बहुत ही स्वादिष्ट केक है। तो दीज आर फ्लावर्स, ये सारे फूल्स है। तो दीज का मतलब क्या हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है, दीज आर फ्लावर्स। तो ये इसीलिए दिस के बाद आर आता है, एंड दिस के बाद आईएस जो होता है ना, दिस, ये इसके बाद इज आता है, एंड दीज के बाद आर आता है। आप देख लो, दीज आर फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त तो है, या ये मेरे दोस्त हैं, ये सारे भी बोल सकते हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं। तो ये एग्जांपल देख लो। अब नेगेटिव सेंटेंस जस्ट नॉट लगा दो, दिस इज नॉट एंड दीज आर नॉट हो गया। तो दिस इज नॉट ए पेन, ये एक पेन नहीं है। एंड दिस इज नॉट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये एक सुंदर चित्रकला नहीं है और सुंदर पेंटिंग नहीं है। दिस इज नॉट अ डिलीशियस केक, तो एक स्वादिष्ट केक नहीं है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि जस्ट जैसे मैंने पहले भी दिखाया, पहला दो यूज में जो वर्ब होता है सामने आ जाता है। तो इज एंड आर यहाँ पे वर्ब है, सामने आ गया। तो इज दिस अ बुक, क्या ये एक किताब है। इज दिस अ पेन, क्या ये एक पेन है। इज दिस अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या ये एक सुंदर पेंटिंग है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए इस तरह की सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, एंड इज एंड आर सामने आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। आई मीन यूज नंबर 3 चल रहा है, तो यूज नंबर 3 का ही मैं दूसरा यूज देख लेता हूँ। आई थिंक ये यूज नंबर 3 होगा। यस, यूज नंबर 3 का जो दूसरा यूज है। तो यूज नंबर 3 का जो दूसरा यूज है, जो दैट एंड दोज के साथ यूज होते हैं। ठीक है, दैट एंड दोज मतलब जैसे दूर में, ये भी किसी की तरफ संकेत करने के लिए यूज किया जाता है, किसी की तरफ संकेत करके या पॉइंट आउट करने के लिए, शो करके दिखाने के लिए, मतलब दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दैट एंड दोज का इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है कि दूर का कोई वस्तु होगा, दूर का कोई चीजें होंगे, तो उसको जस्ट पॉइंट आउट करने के लिए ये दैट एंड दोज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो एंड वही रूल यहाँ पे भी है कि दैट का सिंगुलर है, दोज का यूज प्लूरल के साथ होता है, मतलब दैट के साथ इज जाएगा, दोज के साथ आर जाएगा। ठीक है, दैट इज एंड दोज आर प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। दैट्स ए कैट और दैट इज ए कैट, वो एक बिल्ली है। दैट इज अ ट्री, वो एक पेड़ है। एंड दैट इज अ स्टनिंग व्यू, मतलब वो एक सुंदर दृश्य है। दोज आर फ्लावर्स, देखो दोज आर मतलब फ्लावर्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए बोला दोज आर फ्लावर्स। ओके, दोज आर माउंटेन्स, वो सारे पर्वत हैं, या वे पर्वत हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेगेटिव इस्तेमाल देख लेते हैं। नेगेटिव का जस्ट नॉट लग जाएगा, कुछ नहीं है, दैट इज नॉट एंड दोज आर नॉट, बस यही है। सो दोज आर नॉट फ्लावर्स, वो वे फूल नहीं है। दोज आर नॉट माउंटेन्स, तो दोज आर नॉट माउंटेन्स मतलब ये सारे पर्वत नहीं है। एंड दोज आर नॉट माई फेवरेट बुक्स, तो वो मेरे पसंदीदा किताबें नहीं है। ठीक है। दोज आर नॉट डिलीशियस कुकीज, तो वो स्वादिष्ट कुकीज नहीं है। तो वे सारे, या वो स्वादिष्ट कुकीज नहीं है, या वे स्वादिष्ट कुकीज नहीं है। तो ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। आर दोज फ्लावर्स,
क्या वे फूल हैं, क्या वे फूल है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। तो इज एंड आर सामने आ जाएगा, इज दैट एंड आर दोस, इस तरह का हो गया। आर दोस फ्लावर्स, क्या वे फूल हैं। आर दोस माउंटेन्स, क्या वे पहाड़ हैं। आर दोस माई फेवरेट बुक्स, क्या वे मेरी पसंदीदा किताबें हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब यूज नंबर 4, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो यूज, ये दो यूज है ना, ये थोड़ा एडवांस है लेकिन बहुत ही ज्यादा, मतलब एडवांस नहीं है, बेसिक ही है, बट 4 नंबर तो बेसिक ही मैं बोलूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में यूज होता है इसको। ग्रामर की लैंग्वेज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैं यूज बता रहा हूँ, इसके साथ भी इजामार का यूज होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल तो मैंने बता ही दिया पहले, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज एंड प्लूरल के साथ आर। ठीक है, तो ये कब इस्तेमाल होते हैं, तो ये इस्तेमाल होते हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब जो चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो अभी का स्थिति है, मतलब अभी जो चल रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो। मतलब अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस स्थिति है, इसको बताने के लिए इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो इसमें क्या होता है ना, पहले आपने आईएनजी नहीं देखा है क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं था। पहला जो 3 यूज आपने देखे हैं वहां पे आईएनजी मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वहां पे एक ही वर्ब था, इज एम आर। यहाँ पे 2 वर्ब यूज होने वाला है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, एंड उसके साथ साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मेन जो एक्शन वर्ड, इसमें और भी एक एक्शन वर्ड होगा, तो उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर होंगे ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होंगे, तो उसमें सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। तो यानी प्रेजेंट में स्टेट में जो कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है, उसी का जो ऑनगोइंग एक्शन होता है, वो ऑनगोइंग एक्शन को बताने के लिए आप ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ये जो इज एम आर के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो मतलब अभी प्रेजेंट में मैं कर रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं का इंग्लिश आई हो गया, एंड यहाँ पे एम यूज होगा कि आई के साथ एम जाता है, एंड कंटिन्यूअस स्थिति के लिए आईएनजी यूज होगा। जैसे वो ईट, ईट का कंटिन्यूअस स्थिति क्या है, अभी चल रहा है, ईट का कंटिन्यूअस बताने के लिए ईटिंग हो जाता है। सो आई एम ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा हूँ। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। आई एम स्विमिंग नाउ, मैं अभी तैर रहा हूँ, मैं अब तैर रहा हूँ। दे आर टॉकिंग ओवर द फोन, तो वे फोन पर बातें कर रहा है या बात कर रहा है। ही इज क्लीनिंग द रूम, वो कमरा साफ कर रहा है। ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही है। तो नाउ ही इज प्लेइंग गिटार, इसका मतलब वो गिटार बजा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो दोस्तों, ये जो सेंटेंस की जो अंत हो रहा है, सेंटेंस की जो अंत हो रहा है, तो वहां पे रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, मतलब सेंटेंस क्लास में रहा है, रही है, रहे हैं, ये इस तरह की अगर वर्ब की अंत होता है, तो मतलब ये कंटिन्यूअस में अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस के साथ ये इज एम आर के साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूज है, ये थोड़ा एडवांस यूज है। ठीक है, अगर समझ पाओ तो बेसिक है, नहीं तो एडवांस ही है। तो कुछ नहीं, एडवांस बेसिक कुछ नहीं होता है, बट जस्ट कुछ लोग इसको एडवांस भी बोलते हैं। तो एनीवे, तो मैंने बोला था कि बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको बता दूंगा। सो मैं आपको पूरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये सारे जो यूज होते हैं, मतलब जो भी सारे पे इज एम आर को लेके सेंटेंस में यूज होते हैं, सो मैं यहाँ पे बता दिया वीडियो में, और ये लास्ट यूज है। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या होता है कि कोई एक्शन होने पर क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शंस की बारे में बात किया जाता है, कंप्लीट एक्शन। और अभी जैसे कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, यूज नंबर 4 में क्या हुआ, कंटिन्यूअस एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में जब बात करते हैं, यानी सेकंड या थर्ड फॉर्म हो जाता है इसका, या तो सेकंड फॉर्म हो जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है, ये रूल होता है। तो इसको यानी पैसिव भी कहा जाता है, अगर या आप ग्रामर की लैंग्वेज में समझोगे तो पैसिव हो जाता है। इसमें ना सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ पे रहते हैं पहले, तो वो काम नहीं करते, वो काम को रिसीव करते हैं। एंड यहाँ पे एक्शन ही इंपॉर्टेंट है, मतलब काम कौन कर रहा है इसके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस तरह की वाक्य में। इस तरह की वाक्य में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक्शंस होते हैं, मतलब एक्शन जब होते हैं तब क्या इसका स्थिति हो जाता है, एक्शन होने के बाद क्या हो जाता है। जैसे कोई अगर स्पीक करता है, तो स्पीक करने के बाद वो स्पोकन हो जाता है ना। तो इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, जैसे लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलने के बाद वो स्पोकन हो जाता है। तो मतलब कंप्लीटेड हो गया, तो कंप्लीटेड एक्शन हो गया, तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो लैंग्वेज इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, लैंग्वेज, सॉरी माय मिस्टेक, इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड,
तो इंग्लिश स्पोकन वर्ल्ड वाइड, ये जो है ना इंग्लिश स्पोकन वर्ल्ड वाइड, तो पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। तो यहाँ पे देखो कि कौन बोल रहा है, क्या इसका मेंशन है यहाँ पे, तो कौन बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है यही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के का प्रेजेंट की कोई एक्शन के बारे में बात करते हैं और वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाते हैं, यानी वो एक्शन जब, यानी सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होते हैं, जब ये सब्जेक्ट होता है ना, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसी के ऊपर ही एक्शन हो रहा है, तो तब हम इस तरह के स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इज एम आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट में हो रहा है, एंड ये प्रेजेंट में हो रहा है, एंड इसमें क्या है कि जो एक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह की बातों की पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भी इज एम आर का इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, सारी पूरे दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। ब्रेकफास्ट सर्व करने में क्या हो जाता है, ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद सर्व्ड हो जाता है ना, तो ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड एट 8 AM। जो नाश्ता है, सुबह के नाश्ता 8 बजे परोसा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आड़ कौन परोस रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट परोसा जाता है, इस तरह की सेंटेंस देखो, तो इस तरह की जो सेंटेंस होंगे ना, तो प्रेजेंट में अगर ये है तो यहाँ पे इजा मार के साथ अब लगा दो, इजा मार का रूल तो मैंने बता ही दिया, अब इजा मार के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, जो बुक्स लाइब्रेरी से उधार लिया जाता है, बुक्स लाइब्रेरी लाइब्रेरी से उधार लिया जाता है, तो बुक्स आर बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, बुक्स आर बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। एंड द बस टिकट्स आर बुकड ऑनलाइन, जो बस टिकट्स होते हैं ऑनलाइन में बुक किया जाता है, तो ऑनलाइन बुक होने के बाद वो बुकड हो जाता है, तो बस टिकट्स ऑनलाइन बुकड होते हैं, सो बस टिकट्स आर बुकड ऑनलाइन। ना नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा दो, इजा मार के बाद नॉट लगा दो, हो जाएगा। जैसे इंग्लिश इज नॉट स्पोकन वर्ल्ड वाइड, फॉर एग्जाम्पल, तो पूरी दुनिया में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इजा मार को सामने ला दो, तो इजा मार यहाँ पे इज लगा दिया, इंग्लिश है तो लैंग्वेज है, सिंगल है तो इज लगा दिया, तो इज इंग्लिश स्पोकन वर्ल्ड वाइड, तो क्या पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। Yeah, so that's all about the uses of EXAMR। मैंने सारे यूजेस आपको बता दिया। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि EXAMR के बारे में, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, एंड या सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हैड एंड वॉज ये सारे डाउट्स भी क्लियर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड दिस। बाय बाय।